आपके सामने 11th का 5वां वीडियो लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूं। इससे पहले 4 वीडियो लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं, उन्हें आप ध्यान से देखिए। और यदि आपको फिजिक्स अच्छे से समझ आ रही है तो इन वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी इन वीडियोस से लाभ प्राप्त कर सकें। अब हम इस वीडियो में विमाओं की सहायता से विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको समझाया गया था पहला न्यूमेरिकल, और इस दूसरे न्यूमेरिकल को हम यहाँ समझते हैं, जिससे आप इसे और बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो देखिए भाई, प्रश्न क्या है। जल के भीतर विस्फोट से बनी गैस के बुलबुले का आवर्तकाल T, आवर्तकाल T, द्रव के दाब P, विस्फोट की ऊर्जा E तथा जल के घनत्व D पर निर्भर करता है। विमीय विधि से संबंध स्थापित करें। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया होगा। हमें इस प्रश्न को पढ़ने के बाद यह देखना था कि कौन सी दी गई भौतिक राशि शेष राशियों पर निर्भर कर रही है। ठीक है, एक बार और प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए, जल के भीतर विस्फोट से बने गैस के बुलबुले का आवर्तकाल T, आवर्तकाल T, द्रव के दाब P, विस्फोट की ऊर्जा E तथा जल के घनत्व D पर निर्भर करता है। तो आवर्तकाल निर्भर कर रहा है T किस पर? द्रव के दाब P पर। आवर्तकाल निर्भर कर रहा है विस्फोट की ऊर्जा E पर। आवर्तकाल निर्भर कर रहा है द्रव के घनत्व D पर। अब आपको बताया गया था निर्भरता को दर्शाते हैं समानुपाती के चिन्ह से गणित में। अब आप इसके बाद अपनी मर्जी से यहां घाते लगा देंगे। तो घाते किसी भी क्रम में, इस बार हम यहां x, y, z, आप जिस क्रम में चाहें उस क्रम में लिख सकते हैं। फिर आपको बताया गया था तीनों समीकरणों को संयुक्त कर लेंगे। तो इनको संयुक्त करें तो t समानुपाती p की घात y, e की घात x, d की घात z। अब समानुपाती का चिन्ह हटेगा और बराबर के साथ हम एक विमाहीन नियतांक लगाएंगे। t समानुपाती का चिन्ह हटा, बराबर के साथ एक विमाहीन नियतांक k लिख दिया। p की घात y, e की घात x, d की घात z, इक्वेशन 1। k के बारे में लिख देते हैं, जहां k एक विमाहीन नियतांक है। ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण तक पहुंचने के लिए आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। प्रश्न अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि कौन सी दी गई भौतिक राशि शेष राशियों पर निर्भर कर रही है। समानुपाती से निर्भरता को दर्शाना है और फिर अपनी मर्जी से x, y, z घातें लगा देनी है। समीकरणों को इकट्ठा कीजिए और फिर समानुपाती का चिन्ह हटाते हुए बराबर के साथ एक विमाहीन नियतांक को लगा देंगे। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम भौतिक राशियों की विमाएं लिख देंगे। देखिए, t आवर्तकाल है। आवर्तकाल की विमा m0, L0, t, यानी t होती है m0, L0। हम घातों की जब तुलना करेंगे इसलिए लिख दिया है। k विमाहीन नियतांक है, छोड़ देंगे। p प्रेशर यानी दाब है। m L-1, T-2, घात हो गई y। E ऊर्जा है, m L2, T-2, घात हो गई x। d देखिए घनत्व है, घनत्व m L-3, घात हो गई z। ठीक है, अब लेफ्ट साइड को पहले लिख लें, m0, L0, t। राइट साइड में देखिए m पर घातों को, यहां m पर घात y है, यहां m पर घात x है, यहां m पर घात z है। तो इस तरह से
यम पर कुल घात बन गई x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, यहां l पर घात माइनस वाई, ठीक है। यहां l पर घात 2 है, x से गुणा हुआ तो प्लस 2x। ध्यान दें यहां l पर घात -3 है, z से गुणा हुआ -3z। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को ना समझ आ रहा हो वो यहां पर ध्यान दीजिएगा। l पर घात -1 है, इसकी y से गुणा होगी तो ये बन जाएगा l पर घात -y। यहां घात घात की गुणा होती है, यहां l पर घात 2 है, इसकी x से गुणा होगी, l की घात 2 की x से गुणा हुई तो l की घात 2x बन गई, तो वो 2x हो गई। ठीक है, अब यहां l पर घात -3 है और होल घात z थी तो घात घात की गुणा हुई तो ये 3z हो गया। तो देखिए -3z घात हो गई। अब इन तीनों की गुणा हो रही है और जो गुणा हो रही है तो गुणा में जो घातें होंगी वो चिन्ह के साथ जुड़ जाएंगी, इसलिए -y प्लस 2x और -3z हो गया। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब t पर घात देखिए तो t पर घात ठीक वैसे ही 2 की y से गुणा करें तो t पर घात -2y हो गया। यहां पर 2 है और x से गुणा होगा तो ये बन जाएगा t पर घात -2x, वो इसी में शामिल कर दिया हमने। ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह से आप देख सकेंगे m, l और t की घातों को हमने यहां पर से एडजस्ट कर लिया है। डियर स्टूडेंट्स, अब इसके आगे आपको सिखाया गया था विमीय संतुलन के लिए ये जो समीकरण है, इस समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं समान होनी चाहिए। अर्थात क्या कह सकेंगे, अर्थात दोनों पक्षों में m, l, t की घातों को बराबर करने पर। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इस समीकरण के दोनों पक्षों में m, l, t की घातों को जैसे ही बराबर करेंगे तो हमको समीकरणें मिलना शुरू हो जाएंगी। यहां पर m की घात x प्लस y प्लस z है और यहां m की घात 0 है, तो पहली समीकरण हो गई x प्लस y प्लस z बराबर 0। समीकरण नंबर 2 इसको नाम दे देते हैं। दूसरी देखिए, l पर घात -y प्लस 2x माइनस 3z है, तो -y प्लस 2x माइनस 3z इक्वल, यहां देखिए l पर घात 0 है तो इक्वल 0। समीकरण 3। अब तीसरी समीकरण देखिए, t पर घात से मिलेगी, t पर घात है -2y माइनस 2x, यहां t पर कोई घात नहीं, इसका मतलब 1 होगी, तो -2y माइनस 2x इक्वल 1, -2y माइनस 2x इक्वल 1। ठीक है, अब यहां से -2 कॉमन ले लें, -2 कॉमन तो ये बच गया y प्लस x बराबर 1, -2 को बटे में ले आए तो y प्लस x बराबर आ गया -1/2। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 4। अब देखिए यहां से y प्लस x अगर हम समीकरण 2 में रख दें तो हमको तुरंत z का मान मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, समीकरण 2 और 4 से। तो देखिए भाई y प्लस एक्स का मान यहां रख दे रहे हैं -1/2 -1/2 और प्लस z इक्वल 0, -1/2 राइट में पहुंचे प्लस हो जाएंगे और z हो जाएगा +1/2। इस तरह से z का मान आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम
समीकरण 2 और 4 का प्रयोग कर चुके हैं। ठीक है, अब z के मान को समीकरण 3 में रखते हैं, जिससे x और y में एक और समीकरण मिलेगी। यूजिंग वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन थर्ड, तो z का मान समीकरण 3 में प्रयोग करते हैं। क्या है? -y प्लस 2x माइनस 3, z का मान है 1/2 इक्वल 0। तो ये -3/2 राइट में आके +3/2 हो गए। तो इस तरह से -y प्लस 2x इक्वल 3/2 समीकरण नंबर बन गई 5। अब आप जरा ध्यान दीजिए, हम समीकरण 5 और अगर समीकरण 4 को आपस में जोड़ दें तो y के मान कट जाएंगे और x का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 4 है y प्लस एक्स इक्वल -1/2 और इक्वेशन 5 है -y प्लस 2x इक्वल 3/2। ध्यान दीजिए, ये कैंसिल, और जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, और यहां राइट साइड देखें तो ये हो गया 3/2 -1/2। तो राइट साइड हमारी कितना बन रही है? राइट साइड बन रही है हमारी, अगर आप एलसीएम ले लें तो 2, 3 -1। ठीक है, 3x, तो x इक्वल कितना आ जाएगा? 1/3। वही यहां तो 1 बचा ना, अंश में 2 और हर में 2 कैंसिल हो गया 1, और वही 3 में पहुंच गया। अब x के मान को समीकरण 4 में रखकर y का मान प्राप्त कर लेते हैं। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है, हमारे पास z भी है, x भी है। ठीक है, z और x यहां लगा देंगे तब भी y आ जाएगा। ठीक है, या x को केवल यहां लगा दें तब भी y आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर यदि हम x और z लगा दें तब भी y आ जाएगा। तो आसान तरीका अपनाते हैं, समीकरण 4 में हम x का मान लगाते हैं। यूजिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, x का मान समीकरण 4 में रखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा y प्लस x हो गया 1/3 इक्वल -1/2। 1/3 राइट में ले गए तो y इक्वल -1/2 -1/3। एलसीएम ले ले, हल होकर आ जाएगा -5/6। तो इस तरह से y का मान -5/6। अब x, y और z के मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, x, y, z के मान समीकरण 1 में रखने पर, और देखिए जो संबंध मिलेगा वो आएगा t बराबर k। p पर घात y था तो p पर घात y -5/6। ठीक है, e पर घात x है तो e पर घात आया है 1/3 x का मान। d पर घात z है, z आया 1/2, d पर घात 1/2। इस तरह से हमारा जो सूत्र है वो बनकर ये आ गया। देखिए k के बारे में कहें, अगर k के बारे में नहीं पता तो k को हटा देंगे बराबर के साथ और फिर से समानुपाती का चिन्ह लगा देंगे। तो ऐसे भी लिख देंगे t समानुपाती p की घात -5/6। ठीक है, e पर घात 1/3 और d पर घात 1/2। इस तरह से हमारा ये सूत्र बनकर तैयार हो गया। इसी सूत्र को यहां पर स्थापित करना था। डियर स्टूडेंट्स, अब हम हल करते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तने तार की आवृत्ति n, तार पर लगने वाले तनाव बल F, तार की लंबाई L व तार की एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। विमीय विधि से सूत्र स्थापित करें। यहां ध्यान देने वाली बात है, यह द्रव्यमान नहीं है, केवल यह एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। तो पहले इसकी विमा ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी विमा की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहां मानते हैं तार की L लंबाई का द्रव्यमान बराबर कैपिटल M। हमने एक तार माना है जिसकी लंबाई स्मॉल l है
और उसका द्रव्यमान कैपिटल M है। अब इससे तार की एकांक लंबाई का द्रव्यमान प्राप्त करते हैं। तो देखिए, तार की एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई के द्रव्यमान को स्मॉल m माना गया, तो स्मॉल m लिख लें। L लंबाई का द्रव्यमान कैपिटल M है, तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए स्मॉल l को बटे में पहुंचा दें। ठीक है, कैपिटल M तार का कुल द्रव्यमान बटे तार की लंबाई। तो इस तरह से कह सकेंगे तार की एकांक लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर होगा कैपिटल M, जो कि तार का कुल द्रव्यमान है, बटे स्मॉल l तार की लंबाई। ठीक है, अब स्मॉल m यानी एकांक लंबाई के द्रव्यमान की विमा निकालते हैं। तो स्मॉल m की विमा, ठीक है, यानी एकांक लंबाई के द्रव्यमान की विमा बराबर क्या होगी, कैपिटल M जो कि तार का द्रव्यमान है और द्रव्यमान की विमा होती है m, बटे L तार की लंबाई है और लंबाई की विमा होती है L। L अंश में आएगा तो बन जाएगा ML-1। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, एकांक लंबाई के द्रव्यमान की विमा होगी ML-1। ठीक है, अभी आपको एकांक लंबाई के द्रव्यमान की विमा बताई गई थी, उसे ध्यान रखिएगा। अब इस सवाल को लगाते हैं। देखिए क्या कह रहा है सवाल, किसी तने तार की आवृत्ति N, तार पर लगने वाले तनाव बल F, तार की लंबाई स्मॉल l व तार की एकांक लंबाई के द्रव्यमान स्मॉल m पर निर्भर करती है। तो आवृत्ति निर्भर कर रही है बल पर, और हम जानते हैं निर्भरता को हम समानुपाती से दर्शाते हैं। ठीक है, आवृत्ति निर्भर कर रही है तार की लंबाई पर, तो स्मॉल n समानुपाती l। आवृत्ति निर्भर कर रही है एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर। ठीक है, निर्भरता को हमने दर्शा दिया है। अब इसके बाद इन तीनों पर अपनी मर्जी से घातें, इस बार x, y, z आपको सिखाया गया था, आप किसी भी क्रम में लिख सकेंगे। तीनों समीकरणों को एकत्रित कर लें, इकट्ठा कर लें, तो n समानुपाती हो जाएगा f की घात z, l की घात y, m की घात x। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर के साथ एक विमाहीन नियतांक n बराबर k, f की घात z, l की घात y, m की घात x। समीकरण नंबर 1। अब यहां पर k के बारे में लिख देते हैं, जहां k एक विमाहीन नियतांक है। ध्यान दीजिए, अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में भौतिक राशियों की विमाएं लिखेंगे। अब यहां लिख देंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर देखिए n आवृत्ति है, आवृत्ति की विमा हम जानते हैं t-1, लेकिन इसको ऐसे लिख देंगे m0 l0 t-1। के विमाहीन नियतांक है, कोई विमा नहीं, यह बल है ml t-2। घात हो गई z, l लंबाई है, विमा हो गई l, घात हो गई y। स्मॉल m एकांक लंबाई का द्रव्यमान, ध्यान रखिएगा आपको बताया गया था इसकी विमा ML-1। तो एकांक लंबाई के द्रव्यमान की विमा ML-1 घात x हो गई। ठीक है, अब यहां पर हम घातों को एडजस्ट कर लें। देखिए यहां पर m की घात 0, l की घात 0 और t पर -1। अब यहां देखिए m पर z है घात, और यहां m पर x है, तो z प्लस x हो गया। ठीक है, l पर z घात है, यहां l पर y प्लस y, यहां l पर -x। अब t पर देखिए, t पर 2 और z की गुणा हो जाएगी और कहीं t है नहीं, तो
-2z हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब लगाएंगे विमीय समांगता का सिद्धांत। क्या कहता है सिद्धांत? विमीय संतुलन के लिए इस समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं समान होनी चाहिए, और विमाएं होती है घातें, अर्थात ये भी कह सकते हैं दोनों पक्षों में m, l, t की घातों को बराबर करने पर। अब हम इस समीकरण में m, l, t की घातों को बराबर करेंगे, x, y और z के मानों को प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहां पर m की घात है z प्लस x, ध्यान दीजिए m की घात है z प्लस x, यहां शून्य है, तो इस तरह से z प्लस x शून्य हो गया और समीकरण हमारी हो गई 2। यहां देखिए l पर घात है z प्लस y माइनस x, z प्लस y माइनस x, और यहां l पर घात शून्य है तो ये शून्य, समीकरण 3। अब देखिए t पर घात है -2z और यहां पर t पर घात है -1। आप देख सकते हैं माइनस माइनस कटेगा, 2 बटे में जाएगा और z का मान आ जाएगा 1/2। z के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 में z लगा रहे हैं तो 1/2 प्लस x इक्वल 0। 1/2 राइट में ले जाए माइनस हो जाएंगे एंड x बराबर आ जाएगा -1/2। ठीक है, अब z और x के मान समीकरण 3 में लगा देते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 से देखिए z और x के मान रख रहे हैं हम समीकरण 3 में। z है हमारे पास 1/2 प्लस y, ठीक है, x का मान रखेंगे -1/2 इक्वल 0। जैसे ये मान लगाएंगे y का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये 1/2 है, ये माइनस माइनस प्लस ये भी 1/2, तो आधा आधा 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1 व राइट में जाएगा तो y बराबर प्राप्त हो जाएगा -1। तो हमने मान प्राप्त कर लिए x -1/2, z प्लस 1/2 और y -1। अब x, y और z के मान यहां समीकरण 1 में रख देंगे और आवश्यक सूत्र प्राप्त हो जाएगा। x, y व z के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x, y और z के मान समीकरण 1 में लगा रहे हैं। देखिए n बराबर k, f की घात z है और z है 1/2, l की घात y है एंड y है -1, m पर घात x है -1/2, -1/2। ध्यान दीजिएगा -1/2 घात बटे में आके प्लस, -1 घात बटे में आके प्लस, तो इस तरह से लिख लेंगे n बराबर k/l, f पर घात 1/2, m पर घात 1/2। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख पाएंगे, देखिए n बराबर k/l, f/m होल पावर 1/2। 1/2 घात का मतलब होता है अंडर रूट, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n बराबर k/l अंडर रूट f/m। ये सूत्र हो गया। अब इसमें k की बात करें, अगर आपको k के बारे में जानकारी नहीं है तो समानुपाती का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, लेकिन यहां पर k का मान जो होता है वह 1/2 है। ये आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा प्रयोगों द्वारा। k बराबर 1/2, तो k का मान 1/2 लगा दें, n बराबर आ जाएगा 1/2l अंडर रूट f/m। ये सूत्र हमें प्राप्त करना था। ठीक है,